हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से जो स्टोर असिस्टेंट की प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है, उसके प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 3 तक हमने अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और लास्ट में इस प्रैक्टिस 4 में आपका स्कोर कितना बन पाता है, आप सभी लोग अपना ईमानदारी पूर्वक स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीएसपीसी के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं और स्टडी रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं हम वहीं पर अपलोड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि अशोक की, तो अशोक कौन थे। तो अशोक दोस्तों कौन थे ना, मगध जो राजवंश था ना, मगध मगध वंश का शासक था कौन, अशोक था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लें अगर अशोक के बारे में। ठीक है, तो अशोक कौन सा दोस्तों, तो ये जो मगध वंश में जो बिंदुसार था ना, बिंदुसार कौन था, तो बिंदुसार दोस्तों कौन था, तो आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके पुत्र थे बिंदुसार। तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों, वो अशोक। कौन हुआ, अशोक हुआ। तो यहाँ पे अशोक के हम बारे में बात करें कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है ना वो किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख जो होते हैं आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो अशोक का अधिकांश शिलालेख है ना वो क्या है, तो आपके यूनानी लिपि में, मतलब कि अधिकांश प्राकृतिक भाषा में या ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, यानी प्राकृतिक भाषा में, या आपको यदि लिपि की बात करेगा तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश जो लेख है उसको लिखा गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अशोक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इन्होंने जो इसके अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख शिलालेख की हम बात करेगा तो कितने शिलालेख थे दोस्तों, 14 शिलालेख था। ठीक है, तो 14 शिलालेख में जो कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख है जिसके बारे में आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम बता दें आपको। तो पहला शिलालेख में दोस्तों क्या है ना, पहले शिलालेख में क्या किया गया है, जो अशोक के अभिलेख जो है पहला वाला, उसमें क्या किया दोस्तों, इसमें आपके पशु बलि की निंदा की चर्चा की गई है। किसमें, पशु बलि की निंदा की चर्चा किसमें की गई है, तो जो शिलालेख नंबर जो 1 है ना अशोक का, उसमें कहा गया है। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें चौथे में क्या कहा गया, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही आपको हम बता रहे हैं। चौथे में दोस्तों क्या कहा गया कि भेरी घोष की जगह जो है ना धम घोष की चर्चा की गई है। ठीक है, यानी कि भेरी घोष की जगह पर जो धम घोष है ना इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो अशोक के चौथे शिलालेख में किया गया है। ठीक है, देखिए, एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो इसका 13वां जो अभिलेख है दोस्तों, 13वें अभिलेख में दोस्तों क्या कहा गया है, तो आपके कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो अशोक के 13वें अभिलेख जो है ना उसमें क्या है, कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जितने दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, हमने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं ना, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डैश फुतहात ए व्यवसाय में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। यानी कि किसके बारे में कह रहा है कि फुतहात ए व्यवसायी। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है यहाँ पे, जो व्यवसायी है ना ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की जो है ना ये कौन सी है, तो स्वयं का, मतलब कि खुद के द्वारा लिखा गया, स्वयं द्वारा लिखा गया कौन सा हमारे पास, तो फुतहात ए व्यवसायी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फुतहात ए व्यवसायी के लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से जो सिक्का बनता था ना उसको चलवाया था। ठीक है, तो जो चांदी था, चांदी और तांबे के जो मिक्स करके के जो सिक्का चलाया गया था, उन्होंने चलवाया था कौन, फिरोज शाह तुगलक ने। और चांदी का जो सिक्का था उसका नाम दोस्तों क्या था, उसका नाम था अद्दा। क्या था, अद्दा था। और तांबा जो सिक्का था उसका नाम क्या था, बीक होता था। ठीक है, क्या होता था, बीक होता था। तो कई बार आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि चांदी के जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसका नाम क्या था, तो आपको बताना होगा, उसे अद्दा कहते थे। और जबकि जो तांबा इस्तेमाल किया गया था उसे बिग के नाम से हम लोग जानते थे।
ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे हो गई। और दोस्तों कुछ इन्होंने क्या किया था ना, लगान पद्धति को चालू किया था, जिसमें कुछ कर थे जैसे कि खराज है, तो खराज को उसको लगान बोलते थे, और जैसे खुम्स है, एक इन्होंने क्या किया था, खुम्स नामक एक लगान चालू किया था। खुम्स क्या होता था कि युद्ध में जो लूटा गया धन था ना, उसे ही हम लोग क्या कहते थे, तो उसे खुम्स के नाम से जानते थे। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हम बात करें दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक की, इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो सितंबर 1388 ईस्वी में, सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता अब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ना जाने कितने एग्जाम में अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो मतलब कलकत्ता है, एशियाटिक सोसाइटी का गठन जो किया गया दोस्तों, वो 1784 में किया गया था। ठीक है, 1784 में जो किसके द्वारा, अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था, तो सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1784 ईस्वी में होती है। और किसके द्वारा होती है, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा होती है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और उस वक्त दोस्तों कौन थे गवर्नर वहाँ के, वो तो वारेन हेस्टिंगस थे। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंगस के समय में दोस्तों वहाँ पे जो है ना, ये कोलकाता में जो आपके मतलब कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के नेता थे। तो कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। देखिए HSRA है ना, इसका मतलब क्या होता है, एच से हिंदुस्तान हो गया, एस से सोशलिस्ट हो गया, आर से रिपब्लिकन हो गया, और ए से एसोसिएशन हो गया। इसकी स्थापना तो हम बात करें कब हुई थी, यानी कि HSRA की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, आपको पूछा जाए तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1928 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे दोस्तों, तो दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिल्ली में दोस्तों आपने सुना होगा एक फिरोज शाह कोटला मैदान। ठीक है, जिसका नाम अब चेंज करके अरुण जेटली मैदान कर दिया गया है। तो फिरोज शाह जो कोटला है ना, फिरोज शाह कोटला मैदान में ही जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। मतलब कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई थी 1928 में, तो दोस्तों आपको बताना होगा HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी हमारे पास है चंद्रशेखर आजाद, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिक्किम कब भारत का राज्य बना था। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिक्किम के बारे में पूछा जाए कि भारत का राज्य बना है सिक्किम, वो कब बना है। देखिए दोस्तों पता है आप सभी को कि संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो संविधान संशोधन होता है दोस्तों, वो अनुच्छेद नंबर 368 के तहत होता है। ठीक है, तो इसी तहत दोस्तों जो संविधान में 35वां संविधान संशोधन हुआ था, 35वां नंबर का, वो कब हुआ था, 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1975 ईस्वी में 35वां संविधान संशोधन होता है। इसी के तहत दोस्तों सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था। किसका, पूरा राज्य का दर्जा जो है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है अभी तक। 1975 की हम दोस्तों बात कर रहे हैं, तो उस वक्त इसका जो है ना सह-राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को कब मिला था, तो वो कब हुआ था, तो 36वां संविधान संशोधन हुआ था। वो भी कब हुआ था, 1975 में ही हुआ था। ठीक है, एक ही वर्ष दोनों हुआ था। ये भी आपको 1975 में ही हुआ था, 35वां भी, और 36वां भी 1975 में ही हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था, वो 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन आंशिक रूप से हम बात करें अगर, तो 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है आंशिक रूप से सिक्किम को मतलब कि भारत का एक राज्य के रूप में माना गया था। ठीक है, ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1975 में ये हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको ये बतलाना है कि सिक्किम को किस क्रम का राज्य बनाया गया था। तो आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था, किस क्रम का राज्य बनाया गया था। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। देखिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको हम कई बार बता चुके हैं। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी दोस्तों हमारे पास है ना, वो भारतीय संविधान में पहले नहीं था। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1976 ईस्वी में। इसकी सिफारिश किसने की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। आपको हम बताए हैं। तो सरदार सिंह स्वर्ण समिति के आधार पर जो है ना
1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। उसी के तहत जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और संविधान के नंबर कौन सा भाग नंबर 4 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और दोस्तों अनुच्छेद की बात करें तो 51 के क में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब इसको ऐड किया गया था उस वक्त संविधान में दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे पहले। लेकिन वर्तमान टाइम यानी प्रेजेंट टाइम की बात करें अगर, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास कितनी है, यानी कि मौलिक जो कर्तव्य है हमारे पास कितने हैं दोस्तों, तो वर्तमान में हमारे पास टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, वो शिक्षा से संबंधित है, जो 46वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। इसी के तहत जो है ना आपको शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार है जो इसमें जोड़ा गया था 11वें क्रम का। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपको पता है कि आपको हम ट्रिक बताए थे सरला करके, स र ला। स मतलब दोस्तों संसद होता है। ठीक है, सौ मतलब क्या हुआ, संसद हुआ। और संसद का जो अनुच्छेद है दोस्तों हमारे पास 79 है। ठीक है, र से मतलब होता है राज्यसभा, क्या होता है, राज्यसभा होता है। और राज्यसभा का अनुच्छेद कितने हमारे पास, तो 80 है। और लॉ से क्या होता है, लोकसभा। और लोकसभा का अनुच्छेद कितना है, 81 है। तो यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे किसमें, अनुच्छेद 80 की बात कर रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, राज्यसभा की बात हो रही है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है दोस्तों। देखिए राज्यसभा में अधिकतम संख्या दोस्तों हम बात करें ना, तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, 250 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है 250 होने की। लेकिन दोस्तों हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, तो वर्तमान में जो राज्यसभा में सीटों की संख्या दोस्तों है वो कितनी है, 245 सीटें वर्तमान में राज्यसभा की है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहले दोस्तों क्या होता था ना, 12 सदस्यों जो थे मतलब कि राज्यसभा में एंग्लो इंडियन चुनते थे, कौन, राष्ट्रपति चुनते थे। लेकिन अब इसका प्रावधान जो है ना समाप्त कर दिया गया, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा में जो व्यक्ति होते हैं, सदस्य होते हैं, उसकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है दोस्तों, तो 30 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या हो सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं कम से कम। दोस्तों वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष के व्यक्ति जो है वो लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रधानमंत्री कोई बन सकता है ना, वो 25 वर्ष के व्यक्ति भी प्रधानमंत्री हमारे देश के बन सकते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तब जाके आप जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं यहाँ पे भारत में। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे आपको संपन्न हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए भाग 9 जो दोस्तों भारतीय संविधान में है ना, ये किस वर्ष जोड़ा गया था, आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे। भाग 9 जो है ना ये किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है। और भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित दोस्तों, और पंचायत से संबंधित है ना, ये कब जोड़ा गया था दोस्तों, तो आपको बता दें ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 1992 ईस्वी में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 ईस्वी में। इसी के तहत जो है ना भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था जो पंचायत से संबंधित है। ठीक है, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसमें कुल कितने विषय हैं दोस्तों, तो टोटल आपके पास जो है ना 29 विषय पे इसमें चर्चा की गई है पंचायत में। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि वजन के अनुसार भूप्रपट्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है। देखिए अगर हम बात करें कि किसका, ऑक्सीजन का, कहाँ पे, भूप्रपट्टी पे यानी कि क्रस्ट पे दोस्तों, तो इसका प्रतिशत आपका हो जाएगा कम से कम, वो आपके कितने होंगे, 46.6% जो है ना, वो मतलब कि भूप्रपट्टी पर जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग में माना गया है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए सबसे पहले सबसे अधिक क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है। अगर हम ऑक्सीजन के बाद की बात करें दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे दूसरे नंबर पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, सिलिकॉन हो जाएगा, कौन सा,
दूसरे नंबर पर आपका सिलिकॉन हो जाएगा। और सिलिकॉन की जो परसेंटेज की हम बात करें कितनी होती है, तो 27.7% जो है ना सिलिकॉन पाई जाती है भूपर पट्टी पर, यानी कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा होगा, सिलिकॉन होगा। और तीसरे नंबर की हम बात करें अगर, तो वो दोस्तों कौन सा, एल्युमिनियम होता है। और ये कितना परसेंट होता है दोस्तों, तो 8.1% जो है ना आपके एल्युमिनियम पाए जाते हैं, कहाँ पे, भूपर पट्टी पर पाए जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली तत्व कौन सा है दोस्तों, तो वो कौन सा तत्व, ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पर कौन सा, सिलिकॉन है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है, एल्युमिनियम है। वही दोस्तों हम बात करें अगर कि भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों, वो धातु कौन सा होगा हमारे पास, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम जो है ना जो है वो धातु मतलब कि भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु की श्रेणी में आता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि पाक जलभूमध्य में किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है। दोस्तों आप हम कई बार बता चुके हैं, जो पाक जलभूमध्य है यानी कि जो पाक जल संधि जिसे आप बोल सकते हैं, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को जो है ना पाक जलभूमध्य जो है अलग करता है। और मलय प्रायद्वीप को और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप को कौन अलग करता है, तो दोस्तों ये कौन सा हमारे पास, तो मलक्का जलभूमध्य करता है। कौन सा, मलक्का जलभूमध्य जो है ना, ये मलय प्रायद्वीप को और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करने का काम करता है। और अफ्रीका और यूरोप को दोस्तों कौन काम करता है, तो अफ्रीका और यूरोप को दोस्तों कौन करता है, ये आपके जिब्राल्टर करता है। कौन, जिब्राल्टर जो जलभूमध्य है, ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करने का काम यहाँ पे करता है। और जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन अलग करता है, तो पनामा जो जलभूमध्य है, वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने का काम करता है। तो इतनी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। देखिए यहाँ पे दर्रा की बात हो रही है, और दर्रा में कौन सी दर्रा है, तो उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सी दर्रा नहीं जोड़ता है दोस्तों, वो दर्रा कौन सा होगा, सिपी दर्रा होगा। क्योंकि दोस्तों सिपकिला इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है सिपकिला दोस्तों कहाँ है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए आपके ये आंसर हो जाएंगे। शिवकिला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में है तो ये तिब्बत को कैसे जोड़ेगा दोस्तों, आप बताइए, नहीं जोड़ पाएगा। अगर हम दोस्तों हम बात करें माना दर्रा दोस्तों, तो माना दर्रा कहाँ पे आपको हो जाएंगे, तो ये उत्तराखंड में माना दर्रा आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही नीति दर्रा भी आपको कहाँ मिलते हैं, तो उत्तराखंड में ही देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे मांगसा धोरा दर्रा, ठीक है, मांगसा धोरा दर्रा जो है ना, ये भी आपके कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ नया हो जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में कुछ नए जो दर्रा होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, और आप उसको कहीं पढ़े हुए नहीं रहते हैं, तो आपको लगता है कि कहाँ से पूछ दिया। तो कम से कम आपको तो माना दर्रा, नीति दर्रा ये सब आपको याद ही होंगे, लेकिन आपको ये मांगसा धोरा दर्रा जो है ये आपको याद नहीं होगा। तो आप इसको याद आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे कह रहा है कि खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें होती हैं, रबी फसलें मानसून की फसलें होती हैं, गेहूं रबी की फसल है और सरसों खरीफ की फसल है। देखिए दोस्तों जितने भी चीजें ठंडी मंथ में यानी कि सर्दी के समय में अभी जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं। और गेहूं क्या होता है दोस्तों, वो रबी का फसल होता है। अगर हम बात करें गेहूँ का, तो दोस्तों गेहूँ क्या होता है, तो रबी का फसल होता है। और धान दोस्तों क्या होता है, ये खरीफ का फसल होता है। ठीक है, क्या होता है, खरीफ का फसल होता है। ठीक है, देखिए खरीफ फसलें क्या होती है, सर्दियों में होती है। आपको बताइए धान हम लोग कब बोलते हैं, धान हम लोग बोलते हैं दोस्तों जून जुलाई में बोलते हैं। ठीक है, जून जुलाई यानी कि बरसात के समय में बोलते हैं। तो ये पहला कथन कह रहा है कि खरीफ फसलें जो होती है सर्दियों में फसलें होती है, नहीं दोस्तों ये गलत है। क्योंकि दोस्तों सर्दियों में क्या होती है, हम लोग रबी फसल यानी कि गेहूँ को रोपते हैं। ठीक है, बोलते हैं। जी पहला कथन तो यहाँ पे हमारा जो है वो गलत हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं। रबी फसलें मानसून की फसलें होती है दोस्तों, मानसून की फसलें यहाँ पर नहीं होती है। गेहूं दोस्तों क्या है, रबी की फसल यहाँ पे, ये कथन जो है बिल्कुल सही दे रखा है। बाकी ये भी कथन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। सरसों खरीफ फसल है दोस्तों, नहीं दोस्तों, सरसों जो होती है ना आपके, ये क्या होते हैं आपके, ये भी क्या होते हैं, रबी फसल होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो ये खरीफ फसल कह रहा है, इसलिए गलत होगा। तो सरसों आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है। ठीक है, धान क्या है आपके पास, खरीफ फसल है। तो धान की जो बुआई होती है दोस्तों वो क्या होती है, बरसात के समय में होती है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। देखिए सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व था दोस्तों, वो किसका था, बिहार का था। और कितना दोस्तों, 1102 व्यक्ति जो है ना प्रति वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों क्या है, आपके रहते हैं कहाँ पे, बिहार में। और हम बिहार के बाद दूसरे स्थान पर हम बात करें, दूसरे स्थान दोस्तों कौन सा हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। जो कितना होगा, 1029 जो है इसका दोस्तों प्रति, ये जो है आपके पास तो जन घनत्व है।
और तीसरे स्थान पर कौन सा दोस्तों हमारे पास आते हैं, तो उत्तर प्रदेश आता है जो 829 नंबर पे जो है 829 जो है इसकी जनघनत्व है तीसरे नंबर पर। तो इसे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे अधिक दोस्तों कहाँ है जनघनत्व पूरे देश में, तो वो कहाँ है बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 1100 वर्ग किलोमीटर में कितने रहते हैं, 1102 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। और यहाँ दोस्तों हम बात करें कि केंद्रशासित प्रदेश से सबसे अधिक जो जनघनत्व है वो किसका है दोस्तों, तो वो दिल्ली का है। ठीक है, यदि हम केंद्रशासित यानी कि यूनियन टेरिटरी की हम बात करें तो उसमें सबसे अधिक किसकी जो जनघनत्व है वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, तो दोस्तों वो दिल्ली का हो जाएगा। और दिल्ली दोस्तों कितना होता है 11,297 जो दोस्तों यहाँ पे आपके दिल्ली का जनघनत्व है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ओवरऑल हम बात करें कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति जो है वर्ग किलोमीटर में भारत का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं, तो वायुमंडलीय दाब जो है ना इसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो वो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। देखिए बैरोमीटर में जो पाठ्यांक होता है ना उससे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए बैरोमीटर में सबसे अधिक जो मतलब कि देखिए अचानक जो ऊपर जो जाएगा ना उससे क्या होगा दोस्तों, तो वो क्या होगा मौसम साफ होगा। ठीक है, और धीरे धीरे जो आएगा दोस्तों उससे क्या होगी वर्षा होगी, और अचानक तिम जो नीचे गिर जाएगा उससे क्या होगा तूफान आएगा। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओडोमीटर दोस्तों क्या होता है, ओडोमीटर जो होती है ना ये वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए। ठीक है, जो वाहन होती है ना तो वाहन द्वारा जो चली गई दूरी होती है, चली गई दूरी को दूरी मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें थर्मोमीटर का दोस्तों, तो थर्मोमीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, शरीर का ताप को मापने के लिए। जो थर्मोमीटर होता है ना उसी का मतलब शरीर का ताप मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और टेट्रामीटर दोस्तों हम बात करें तो इसका उतना खास यहाँ पे उपयोग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग करते हैं, जो मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर यानी कि जो ब्लड जो मतलब कि अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी होता है, तो हड्डी की जो कैंसर होती है ना बोन कैंसर, तो उसके उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे वो स्ट्रांसियम 89 का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, तो मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के लिए स्ट्रांसियम 89 का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो रेडियो के समस्थानिक है यहाँ पे रेडियो एक्टिव समस्थानिक जैसे कि आयोडीन 131 है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं थायराइड के कैंसर के लिए करते हैं। थायराइड के कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं आयोडीन 131 का। और हम बात करें कार्बन 14 का दोस्तों, ये आपको कार्बन डेटिंग 14 जो है ना ये आपके जो है मतलब कि जीवाश्म की आयु को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। एक होता है कोबाल्ट 60, ये भी आपके कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जो कोबाल्ट 60 है ना कोबाल्ट 60 जो रेडियो समस्थानिक है इसका इस्तेमाल किसमें होता है, तो रक्त के कैंसर में होता है। तो रक्त कैंसर में किसका इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है, यानी कि लेड यानी कि जो लेड होता है पीबी इसका अयस्क कौन सा है आपके पास, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा गेलेना। ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या आपके पास होते हैं लेड के अयस्क होते हैं गेलेना। अगर हम बात करें बॉक्साइट किसका होता है दोस्तों, तो एल्युमिनियम का जो होता है अयस्क वो कौन सा होता है बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है बॉक्साइट होता है। और लिग्नोलाइट किसका होता है दोस्तों, ये जो लोहा होती है ना लोहा इसकी इसी का मतलब कि अयस्क कौन सा होता है लिग्नोलाइट मतलब कि लिमोनाइट होता है। और पायरोलुसाइड की बात करें दोस्तों अगर, तो पायरोलुसाइड जो होती है ये क्या होता है, तो मैग्नीज का अयस्क होता है। किसका, मैग्नीज का अयस्क होता है पायरोलुसाइड। बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है, लिमोनाइट किसका होता है लोहा का होता है, और गिलेना किसका होता है पीबी का होता है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों एक होता है सिनेबार, सिनेबार किसका होता है, तो सिनेबार जो है दोस्तों वो क्या होता है पारा का अयस्क होता है। किसका, पारा का अयस्क होता है कौन सा, सिनेबार होता है। आप लोग इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनता है ना ब्लड क्लॉटिंग होता है दोस्तों, तो ब्लड के क्लॉटिंग में किसका इस्तेमाल होता है हम लोग, तो प्लेटलेट्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि जो बीमाणु होती है प्लेटलेट्स होती है रक्त में मौजूद सूक्ष्म कण होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करते हैं हम लोग मदद करते हैं। ठीक है, रक्त में जो प्लेटलेट्स की अधिकता या कमी से क्या होती है, दोनों स्थिति में दोस्तों ये शरीर को नुकसानदायक होता है। इसका जीवन काल 5 दिन का होता है और इसकी मृत्यु जो होती है वो कहाँ होती है, तो प्लीहा में होती है, स्प्लीन में होती है। तो देखिए प्लेटलेट्स जो होती है शरीर में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि
ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत है और कम हो जाएगा तब भी दिक्कत है, इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा स्वस्थ रहने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। 11 मई 2024 को किस पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? देखिए 11 मई 2024 की हम बात करें अगर, तो पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी जो है ना वो कौन बन चुकी है पूर्वोत्तर भारत की दोस्तों, वो कौन है? इदासिसा नोरोंग। क्या नाम इसका? इदासिसा नोरोंग जो है ना ये उत्तर भारत की यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है ना, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है 11 मई को। कहाँ की दोस्तों ये मेघालय की है। ठीक है? यानी कि मेघालय की जो मतलब कि राज्य की पहली महिला डीजीपी बन चुकी हैं वो कौन सा है? इदासिसा नोंगरोंग है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स 2024 में भारत को जो रैंक प्रदान किया गया दोस्तों वो कौन सा रैंक है? 129वीं रैंक जो है ना भारत को प्रदान किया गया है। किसमें? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। आप तो याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जो प्रथम स्थान पर टॉप पे है कौन सा, वो लगातार 15वीं बार दोस्तों है ना, मतलब 15 वर्ष से वो आइसलैंड जो है, आइसलैंड देश वही क्या कर रहा है इसमें टॉप कर रहा है लगातार 15 वर्षों से। विश्व आर्थिक WEF द्वारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से कौन सा रैंक प्राप्त हुई है? देखिए ये कौन सा है? टूरिज्म यानी कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक वाला है। इसमें 119 देशों में कौन सी भारत को रैंक मिली दोस्तों? तो वो रैंक कौन सी है? 39वीं रैंक जो है ना भारत को यहाँ पे मिल चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपके 20 प्रश्न जो थे जीके के वो हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं मैथ्स की, और मैथ्स को में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसका आंसर हम जो आपको बताएंगे उससे आपको मैच करना है। आपको देखना है कि क्या हमने जो बताया है वो सही है आपका कि नहीं है। चलिए दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन है, आप इसलिए खुद से बनाएंगे। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी -225 होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो होते हैं वो आपको हम नहीं बतलाते हैं, क्योंकि आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने भी ग्रेजुएशन किया है तो आपको इतना जरूर पता होगा, तभी आप इसको फॉर्म को अप्लाई किए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन पर ही फॉर्म आया हुआ है। तो दोस्तों इतना तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो बोर्ड मार्क्स के रूल को फॉलो करते हुए आपने इसे सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर लिया होगा। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों, आपके पास ये सवाल है। ये भी दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है। एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है और वाई की वैल्यू 2 दे रखी है। आपको क्या करना है, इस पे इसको पुट कर देना है। अब एक्स की वैल्यू एक्स जहाँ पे रखेंगे कितना 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा ना। अब प्लस में y कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 9 4 13 हो जाएगा। बट एक्स स्क्वायर कितना है 3 3 9 हो जाएगा और इतना 4 हो जाएगा। 9 4 13 हो गया। अब बटे कितना होगा 9 में से 4 गया तो 5 हो गया। यानी 13/5 दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 13/5। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, वर्गमूल वाला है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 14 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा। इसमें 4 को जोड़ देंगे कितना होगा 16 हो जाएगा। फिर क्या होगा 4 निकल कर बाहर निकलेगा और 4 इसमें जोड़ देंगे कितना होगा 225 होगा। और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है। और 15 क्या करेंगे दोस्तों इसमें जोड़ देंगे तो 15 से 25 होगा। और रूट 25 का वैल्यू कितनी होती है दोस्तों आपको पता है कितनी होती है 5 होती है। तो 5 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9936 में बेचा गया। यानी देखिए एक मेज है और एक झूला है। ठीक है, प्रत्येक को क्या कर रहे हैं हम लोग 9936 रुपये में बेच रहे हैं। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि होगी ज्ञात कीजिए प्रतिशत में। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या समझना है, एक बात हमको हमेशा समझना है, जब भी इस टाइप के प्रश्न रहेंगे और जो बेचा गया लाभ और जो हानि होगी वो सेम परसेंटेज में होगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमेशा क्या होगी हानि होगी। ठीक है, इसको आपको गांठ बांध लेना है कि इस कंडीशन में क्या होगा हमेशा के लिए क्या होगा हानि होगा। जब भी आपके सेम परसेंटेज होंगे, जब एक पर लाभ होता रहा होगा और दूसरे पर हानि होता होगा, तो हमको इस ये दिया रखा है वैल्यू, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हानि परसेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बटे कितना दोस्तों 100 कर सकते हैं। एक्स मतलब क्या हो दोस्तों यहाँ पे 8% हो गया, क्योंकि हम आपको क्या बताएं जब भी सेम आपके पास यहाँ पे रहेंगे परसेंटेज में 8% या 7% जो भी रहेगा दोनों सेम ही रहेगा, तब जाकर आपको इस ट्रिक को यूज करना है। तो एक्स स्क्वायर कितना दोस्तों यहाँ पे 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होगा। यहाँ पे 8 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे ना, तो 64 बटे कितना होगा 100 हो जाएगा। तो आप इसे काटेंगे तो कितना होगा 0.64% जो है ना इसका आंसर होगा। तो 0.64% क्या होगा, यहाँ पे लाभ भी है हानि है। आपको हम क्या बताएं इस कंडीशन में क्या होगा हमेशा
हानि होगा, तो लाभ वाला जो भी ऑप्शन है वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी से आपको क्या करना है, सवालों को समझना है। ठीक है, देखिए मैथ्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप कितने कम समय में से आप बना पाते हैं ना, क्योंकि हालांकि आपको यहाँ पे इस एग्जाम में बहुत टाइम मिलेगा, आपको टाइम का कोई किल्लत नहीं होगी, लेकिन जो एग्जाम में कम समय जाता है उस एग्जाम में मैथ्स को बहुत ही आसानी से, बहुत स्मार्टली अप्रोच के साथ से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन में ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 है, तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए, जब भी एक हानि होगा एक लाभ होगा, इसका अंतर पूछेगा दोस्तों, तो क्या होगा, दोनों का आप जोड़ दीजिएगा। जब भी अपोजिट रहेगा और अंतर पूछेगा तो दोनों का आपको क्या करना है, जोड़ देना है। आप जोड़ देंगे तो 15 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके पास 28x 28 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 28x मान लेंगे और इसी के वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है हमारे पास, तो 63 के बराबर यहाँ पे दे रखी है। तो हमको लागत मूल्य दोस्तों कितना मानते हैं हम लोग, आपको पता है 100 मानते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, तो 63 बटे कितना 28 होगा और गुना कितना होगा 100 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, काट पीट कीजिए। 7 चौके 28 और 7 नंबर 63, 4 से 25, 25 नंबर कितना होता है दोस्तों, तो 9 पचा 45, हासिल 4, 9 18 4 22, यानी 225 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझने के लिए मिला, जब भी आपको यहाँ पे देखना है कि एक हानि होगा एक लाभ होगा और उसका अंतर पूछेगा, तो आपको क्या करना है, दोनों को अपोजिट जब भी रहेगा तो उसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, और जब भी आपके मतलब कि पॉजिटिव में रहेंगे तो उसे आपको घटा देना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% के अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपए था तो टीवी किस मूल्य पर खरीदा गया। देखिए अंकित MRP क्या है, 12,000 है ना। आपको हम क्या बताए थे, हमेशा बताते आ रहे हैं अभी तक जितने आपने हमें पेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको हम क्या बताएं, दुकान वाला जो भी रहेगा ना आपको छूट देगा वो MRP पे ही देगा, MRP पे ही देगा, आपको क्रय मूल्य पर कभी भी छूट वो नहीं देगा। लेकिन जो दोस्तों पैसा जो लेगा वो दोस्तों अपने क्रय मूल्य के अनुसार ही लेगा। ठीक है, देखिए छूट दे रहा है किसमें, हमको 12,000 पे दे रहा है, तो 12,000 छूट दोस्तों हमको दे रहा है यहाँ पे। पहले छूट कितना है, 25% छूट हुई दोस्तों, तो 25% छूट कितना होगा, 75 बचा, 75 बटे 100। फिर दोस्तों इसी पे क्या है ना, 15% का और छूट दे रहा है आपको, कितना होगा 85 हो जाएगा, 85 बटे 100, जिसे आप कट दीजिए। तो इतना तब कर सकते हैं, फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं। 100 से 2 शून्य कट गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर से एक जीरो, यहाँ से जीरो कट गया, ये बचेगा 5 दूनी 10, ये बचेगा 15 पचा 75। ठीक है, अब 2 छाके 12, 15 छाके 90 हो गया, 90 इंटू 85 हमको यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो 9 पचा 45, 7 में 4 और 9 72 4 76। ठीक है, यानी कि 7650 जो है ना इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंकज एक कार्य का पूरा 5वां भाग करता है 6 दिन में पूरा कर सकता है, और जगत उसी काम का पूरे 4 भाग 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, उत्तर 1 स्थान तक दीजिए। आपको दोस्तों ऐसे सवाल को हम बता चुके हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले को भागा देना है और इससे गुना कर देना है। ठीक है, तो 1 में जब 6 से भागा दीजिएगा कितना 6 बार में कटेगा, और 6 से हम 5 गुना कर देंगे तो पंकज दोस्तों जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो पंकज जो है 30 काम करता है। ठीक है, इतना निकल के आ चुका है। अगर हम जगत की बात करें, ठीक है, जगत की बात करें, हम से फिर क्या करेंगे, ऊपर से डिवाइड करेंगे नीचे से गुना कर देंगे, तो 1 भागा 8 8 होगा और 8 सौ कितना होगा 32 हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या आ चुका है, तो आप देखेंगे तो पंकज का और गगन का कितना काम आ चुका है। अब टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल काम हम निकालेंगे ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम जो लेगा हम कितना होगा 480, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद दोस्तों क्या होगा, 30 से आप काटेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाए, देखिए जैसे करेंगे इसकी जो एफिशिएंसी आएगी कितनी आएगी, एफिशिएंसी पी की, तो ये कितना बार में कटेगा 16 बार में कटेगा। ठीक है, और ये 32 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा 480 होगा, तो 15 बार में कटेगा। देखिए अब पी प्लस जी जो एफिशिएंसी दोस्तों कितनी होगी 31 हो चुकी है। हमारे पास टोटल काम कितना है 480 है, तो जो हम निकालेंगे दोनों का 480 भागा 31 कर देंगे, ये पॉइंट में आएगा। पॉइंट दोस्तों कितना आएगा 15.5 जो है ना दिन आएगा, जो किस में दे रखा है ऑप्शन नंबर
तो डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या प्रश्न बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान था, लेकिन आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ये बट्टे में दे दिया गया था, यानी कि भिन्न में दे गया था, ठीक है। तो आपको भिन्न हम कैसे करना है आपको हम समझा दिए हैं। तो आगे के प्रश्न ऐसे आएंगे तो आप वहाँ पर इजिली फाइंड कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर के एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए है और बी है, दोनों मिलकर के एक काम को 21 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। सी की मदद से, यानी कि ए बी काम करेगा ही करेगा, लेकिन सी उसको बाहर से उसको मदद करने के लिए आ चुका है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, कहने का मतलब ये हुआ, ये जो तो सी की मदद से इस काम को 14 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ पे 14 आ चुकी हैं। तो सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम वही बस प्रोसेस दोस्तों, क्या करना है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास जो इसकी कुल आएगी वो कितना आ जाएगा, तो देखेंगे 21 दूनी 42, 42 ऑप्शन 21 दूनी कितना 42 हो जाएगा, 2 यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी इसकी, और एक एफिशिएंसी कितनी आएगी 14 या 42, ठीक है। यानी देखिए a प्लस 2 मिलकर जब 2 है तो a प्लस 2 की वैल्यू कितनी है 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी, आएगी ना एफिशिएंसी। यानी आप देख पा रहे होंगे a प्लस बी मिलकर 2 काम करते हैं, तो सी अकेले कितना काम करेगा, सी अकेले एक काम करेगा। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे कि सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। तो सी का काम कितना होगा, तो हमारे पास टोटल काम 42 था, सी का एफिशिएंसी 1 है, तो कितना काम करेगा वो, तो 42 दिन में ही वो काम को कंप्लीट कर देगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेले उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बस वही दोस्तों चीज़ है, बस आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है और इसे इजिली फाइंड कर लेना है। ए अकेले किसी काम को कितना काम करता है, तो 20 दिन में कंप्लीट करता है, यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। और बी अकेले उसी काम को कितना दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है, तो 15 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और सी अकेले उसी काम को 18 दिन में करता है, तो सी क्या करेंगे, हम 18 दिन में यहाँ पे इसको करवा देंगे। करते हैं तो बी और सी एक साथ, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, अब इसका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम काम निकालेंगे इन सभी का, तो कितना आपके पास काम आ जाएगा, तो देखेंगे। तो देखिए कितना बार में 18 20 चौका 80 20 में 100, 20 छः 120, एलसीएम ले ही लेते हैं। 20 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ना, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 180 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो 20 नंबर कितना होता है 180, 9 यहाँ पे होगा, 15 छः का 90 होगा, और 18 पंच 90 होगा, ठीक है। यानी कि जो इसकी एफिशिएंसी आप यहाँ पे आ चुकी है तीनों की, एक का कितना होगा 9 आ गया, बी का कितना आ गया 6 आ गया, और सी कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है। अब क्या रहा है यहाँ पे कि बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। यानी बी प्लस सी जो है ना काम शुरू किया एक साथ, 4 दिन तक काम किया ना। अब देखिए बी और सी कितना 6 5 11, 11 एक दिन में काम करता है, 4 दिन में कितना काम किया होगा 44 काम किया होगा। यानी कि दोस्तों 180 में से 44 काम दोनों कर दिया है, तो कितना बचा काम, 10 में 4 गया 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 17 में से 4 गया कितना बचेगा 13 4 17, यानी 136 काम बचा हुआ है। अब कह रहा है कि ए शेष कार्य को, जो ए शेष कार्य कितना बचा हमारे पास, तो 136 बचा है, किसको करना है ए को करना है, और ए की विशेषता कितनी है 9 है, यानी कि 136 भागा हम 9 करेंगे तो ए काम करेगा, तो कितना 9 का 9 यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 9 4 9 बचा 45 हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे, 9 चौके 36, 12 नंबर, और यार 136/9, तो कितना 12 नंबर 36 होता है ना, 12 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हम काट रहे थे, मैंने, एक सेकेंड, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई थी, इसलिए आंसर यहाँ गलत आ रहा है, ठीक है। इसको हम फिर से क्या करते हैं, आपको बतला देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना, सब कुछ ठीक ही कर रहे थे, लेकिन घबरा गया। देखिए जब हम 20 नंबर 180 होता है, जब 15 जब करेंगे यहाँ पे, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो 115, तो उससे यहाँ पे कितना एफिशिएंसी की 12 आएगी, ठीक है। और ये 18 दिन 80 यहाँ पर 10 आएगा। तो अब देखिए बी और सी कितना कम कर रहा है, 22 कम कर रहा है ना, बी और सी 12 10 22 हुआ, इस 4 दिन का कम कर रहा है, तो 88 होगा ना। तो हम क्या 88 में से घटाएंगे, 10 में से 8 क्या 2 यहाँ बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 17 में से 8 क्या 9 बचेगा, यहाँ 92 बचेगा, ठीक है।
अब 92 काम को दोस्तों कितना करेगा ना, ए काम करेगा। ए कितना काम करता है, 9 करता है। तो 9 थे 10 पुनः 2/9 यानी कि 10 नंबर 90 तो 92/9 हुआ ना दिन। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे प्रिसीजन निकालने में, इसलिए हमारा आंसर जो है वो गलत आ चुका था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए थे, लेकिन उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से वो फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है ना, 40% अंक है ना, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके पास 120 अंक था, लेकिन फेल कितना हुआ दोस्तों, 30 से फेल हो गया। तो 30 को इसको जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 150 हो जाएगी। इसलिए 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा पास, तो 150 बटे कितना 40 से गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। 20 40 100 यहाँ हो जाएगा। यहाँ 75 दूनी 150, 75 पंजे कितना होता है, तो 25 25 हाथ में 2 पैंतीस 2 375 उसमें क्या होगा, प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी हो गई है, ठीक है, और बाद में 25% की वृद्धि हुई है। उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना शुद्ध प्रतिशत के वेतन में कमी या वृद्धि। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं ना। 100 में जब 16% कमी हुई तो कितना बचेगा, 84 बचेगा ना यहाँ पे। ठीक है, फिर 25% वृद्धि हुई कितना हो गया, 125 हो गया ना। ठीक है, तो आप देखिए 84 भी है और 25 भी है, तो वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी की वृद्धि हुई दोस्तों, यहाँ पे तो 105 की भी यहाँ पे वृद्धि हो रही। एक सेकेंड, पहले कितना वेतन था, 100 था वेतन, उसके बाद अब कितना 125 हो गया। तो कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप तो 100 और 125 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25% की वृद्धि हो रही है ना। तो 100 में जब 125 की वृद्धि करेंगे तो पहले 84 था। ठीक है, एक सेकेंड, भुवन के वेतन में 16% की कमी हुई और बाद में 25% वृद्धि हुई। तो 25% वृद्धि दोस्तों कितनी हुई ना, इसमें 84 में हुई। तो 25% वृद्धि होगी 84 में, तो 125/100 यहाँ पे होगा, 25 × 100 25 100। ठीक है, तो 4 दूनी 8 जगह 4 21 पंजा कितना होगा 105 हुआ। तो पहले कितना था हमारे पास 100 था, अब कितना होगा 105 हुआ। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों, तो 5% यहाँ पे वृद्धि हो रही है, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन सी क्या होगा, प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी हो कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। तो यदि वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर देंगे तो क्या ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो -25 प्लस कितना हो जाएगा 25 गुना 25 बटे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये कितना होगा -50 हो जाएगा, अब प्लस कितना होगा 25 25 गुना 25 कितना होता है 625 होता है ना, बटे में 100 है तो 6.25 हो जाएगा। तो 6.25 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा -43 दशमलव कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो माइनस में है तो क्या कमी हो जाएगी, कितनी कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखी है 43.75% की यहाँ पे कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। किसान ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की है। ठीक है, यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में वो गति क्या है जिस पर किसान वास्तव में साइकिल चलाता है। ठीक है, तो वास्तव में गति कौन चलाता है, तो मान लीजिए कि उसकी वास्तविक चाल कितनी है दोस्तों हमारे पास, तो x किलोमीटर जो है उसकी वास्तविक चाल यहाँ पे मान लेते हैं। तो दूरी हमारे पास कितनी है डिस्टेंस, वो हमारे पास कितनी है 96 किलोमीटर है। यहाँ पे डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख पा रही होगी। तो जो नई स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 किलोमीटर धीमी चलती है ना, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू जो स्पीड हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, तो वो कितनी हो जाएगी, तो x-4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी न्यू स्पीड यहाँ पे हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है हमारे पास, तो देखिए कह रहा है कि 96 किलोमीटर की दूरी जो है ना वो 4 किलोमीटर धीमे से चलता है। तो 96 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, वो क्या करता है, तो वो 4 किलोमीटर धीरे से चलता है। तो x-4 कर देंगे बराबर उसके बाद 2 घंटे अतिरिक्त समय। देखिए जब भी अतिरिक्त समय लगेगा ना आपको, तो वहाँ पे क्या करना, माइनस करना है। तो आप देखिए अतिरिक्त समय कब लगता है, जब हम सेम डिस्टेंस चलते हैं, मतलब कोई मतलब कि नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, तब इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना हमारे पास है, तो 2 घंटे का अंतर यहाँ पे दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे।
तो एक्स वैल्यू जो हमारे पास आएगी निकल के इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद दोस्तों वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ठीक है, इसमें दो एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसमें एक जो एक्स वैल्यू आएगी वो दोस्तों एक्स बराबर -12 आएगा और एक्स बराबर 16 आएगा। तो माइनस जो होती है कभी भी इसकी जो है वास्तविक चाल जो है माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम पॉजिटिव रखेंगे। 16 दोस्तों क्या होगा हमारे पास का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि एक चोर 400 किलोमीटर दूरी स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करती है, तो चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की दूरी ज्ञात कर कीजिए। ठीक है, देखिए चोर जो है ना 30 मिनट के बाद जो है ना शुरू करता है, तो कम से कम 30 मिनट तो जो है चोर द्वारा जो है 30 मिनट तक में कितनी दूरी तय कर ली। तो चोर की स्पीड कितनी है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब चोर की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये मतलब कि आधा घंटा में कितना तय किया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 30 किलोमीटर चला होगा। जब 1 किलोमीटर में चलने में उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यानी 1 किलोमीटर चलने में उसको 60 मिनट का समय लगता है। तो उसी प्रकार से आधा आधा मतलब घंटा में कितना चला होगा दोस्तों, तो वो 30 किलोमीटर चला होगा, उसका आधा चला होगा। यहाँ तो बिल्कुल समझ में आ चुका है कि चोर द्वारा 30 मिनट में कितना दूरी तय किया गया है, तो 30 किलोमीटर दूरी तय किया गया है। क्या समझ हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है क्या होती है, यदि हम क्या करते हैं चोर उसी दिशा में जा रहा है और पुलिस भी उसी दिशा में जा रहा है, तो हम जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ पे कितनी है पुलिस का 80, चोर कितना है 60, कितना हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ना। बिल्कुल। अब देखिए चोर को पकड़ने में लगा कुल समय क्या हो जाएगा आपके पास, तो चोर कितना है 30 हो जाएगा और स्पीड कितनी हमारे पास है तो 20 हो जाएगा। समय बराबर क्या होता है दूरी और बटा चाल, 20 हम कर दिए तो ये कितना होगा 3/2 घंटा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं कि पुलिस द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय होता है। तो चाल हमारे पास कितनी है पुलिस की 80 है और समय हमारे पास कितना है 3/2 है। तो 3/2 से यहाँ पे कर देंगे तो दूर के 40 यानी 40 दिया 120 जो है ना किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ए ने दोपहर 1 बजे से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा आरंभ की है। बी ने 1:40 बजे उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलना प्रारंभ किया है। तो बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट यहाँ पे लगेंगे आपको ये बताना है। देखिए एक चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल कितनी है दोस्तों यहाँ देखेंगे आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो ए द्वारा 40 मिनट यानी कि कितना हो गया 40/60 हो गया। तो ए द्वारा जो है ना मतलब 40 में कितना दूरी चली गई, तो वो 40/60 दूरी चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूरी निकालेंगे तो दूरी का क्या होता है 4 गुना समय होता है। तो कितना हो जाएगा 40/60 और गुना समय कितना है हमारे पास दोस्तों, तो देखिए 1 बजे यहाँ पे है और 40 यहाँ पे है, यानी कि 40 मिनट के बाद। तो 40 यहाँ से गुना कर देंगे तो आपके पास निकल के आएगा वो क्या होगा, तो देखेंगे आप यहाँ पे इसको काट दीजिए 4 को 16 बटे कितना होगा 6 हो जाएगा किलोमीटर यहाँ पे। अब देखिए अब बी को ए तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो बी कितना 160/6 हो गया, ये बी वाला हो गया ना। ठीक है, तो समय निकाल लेंगे तो 160/6 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 160/60 यानी कि 16/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। 16/6 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 16/60 दोस्तों यहाँ पे 16/6 हो जाएगा। यहाँ पे 16/6 गुना कर दीजिए 60 कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा आपके पास तो 10 यानी कि 160 मिनट हो जाएगा। 160 मिनट को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 160 मिनट को आप लिख सकते हैं, मिनट में पूछा है आसान आंसर हो जाएगा, लिखेंगे क्या। तो यही आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा आप देख लीजिए। एक पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, 3 होता है, 5 होता है, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 17 हो गया और 19 हो गया। इन सभी को जोड़ दीजिए 10 से भाग कर दीजिए। आप जोड़ेंगे ना कितना होगा 100 होगा, बटे 10 कर दीजिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है। ए बी सी और डी का औसत भार कितना है 56 किलोग्राम है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 56 × 4 हो जाएगा, 56 × 4 का इसका योग हो जाएगा। ठीक है, तो कितना 224 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर कह रहा है कि ए बी और सी का औसत भार कितना 52 है। तो 52 गुना कितना 3 हुआ, तो 3 दूनी 6 5 तिया 15 156 यहाँ पे हो जाएगा ना। अब सी और डी कह रहा है 2 गो है, 48 दूनी कितना होता है 96 हो जाएगा यहाँ पे 96।
तो किसका पूछा है, सी का भार पूछा है, सी का भार पूछा है। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 156 प्लस 96 जोड़ के 224 घटा दीजिए, 6 6 12, 9 5 14 15, 1 1 2, 252 में से 224 घटा दीजिए, कितना बचेगा, माइनस 224। तो कितना आपके पास बचेगा दोस्तों, तो आपके पास 28 बचेगा। 28 केजी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वां ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज़ है, तो 45 इंटू 23 कर दीजिए, तो योग आपके पास हो जाएगा। तो 45 इंटू 23 है आपके पास, योग आएगा कितना, आपके पास आ जाएगा 1035 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, तो उनमें से 22 का औसत 18 है, तो 22 गुना क्या करेंगे, 18 कर देंगे, तो इसका योग आ जाएगा आपके पास कितना, 396 आ जाएगा। फिर 22 का औसत कितना, 21 है, तो 22 इंटू 21 कर देंगे, आपके पास कितना आपके पास आ जाएगा, तो 462 आ जाएगा। फिर से वही दोस्तों प्रोसेस है, इन दोनों को जोड़िए, कितना आपके पास हो जाएगा, तो 858 हो जाएगा। फिर से क्या करना है हमको, 1035 में से 858 को माइनस कर देना है, तो आपके पास जो रिजल्ट रिजल्ट आएगा वो 177 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो बस से सिंपल सवाल होते हैं, इसको आपको बनाना होता है। दो भाइयों की आयु का औसत कितना है, 7 और 15 है, उनकी आयु का औसत कितना है, 210 है, तो बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, बड़े भाई की आपको आयु ज्ञात करनी यहाँ पे है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप x मान लीजिए इसको, तो बड़े भाई कितना है, 15x है, और जो छोटे भाई है 7x है, तो 7 और 15 का लॉस कितना होता है, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो कितना 15 से 105 हो जाएगा। तो 105 यहाँ दोस्तों क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा ना 105x। आप देखिए इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, तो 105x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी, 210। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों आपके पास, तो 105 दूनी 210, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। आप कह रहे हैं किसका, बड़े भाई का, तो भाई बड़ा भाई कितना है, 15x माने है ना, तो 15 गुना कितना करेंगे, 2 कर देंगे, 15 दूनी कितना होगा, 30 यहाँ पे हो जाएगा, जो बड़े भाई का निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 3x 4x मान सकते हैं ना। ये 3x हो गया, ये 4x हो गया, ये आलोक हो गया, आलोक, ये अनिल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष के बाद 62 वर्ष की होगी, तो अब से 20 वर्ष के बाद क्या होगी, आलोक की आयु, तो आलोक की आयु कितनी है, 3x है, तो 3x प्लस 20 कितना हो जाएगा, 62 वर्ष होगी। अब से 20 वर्ष के बाद कह रहा है ना, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 62 में से 20 करेंगे कितना बचेगा दोस्तों, तो 62 में से 20 करेंगे कितना, 42 बचेगा, बचेगा ना। तो x की वैल्यू कितना होगी, 16 यहाँ पे हो जाएगी, 16 हो जाएगी ना, और 16 सॉरी 14 या 42 होता है ना, यहाँ पे 14 हो जाएगी। अब क्या है कि अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए, तो अनिल कितना हमारे पास है, तो 4x है, तो 14 चौके कितना होगा, 56 बस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको क्या किया, जो मैथ्स के सवाल थे उसको भी हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक कलम से संबंधित है, तो शल्य चिकित्सक किससे संबंधित होंगे। देखिए लेखक जो है ना कलम से संबंधित है, तो जिस प्रकार लेखक जो है ना कलम से लिखता है, कलम लेखक अगर कलम से लिखता है, उसी प्रकार से शल्य चिकित्सक जो है ना वो क्या करते हैं, तो चिकित्सक जो होते हैं नस्तर को चीर फाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसको, नस्तर को, यानी कि जो छुरा होता है ना चीज फाड़ करने वाला, उसको नस्तर कहते हैं। देखिए एलएसटी जो है ना एमक्यू भी संबंधित है, क्यूपी आपको एलएमएस से संबंधित है, तो जो क्या इससे संबंधित होगा, एल कितना होता है, 12 होता है, एम कितना होता है, 13 होता है, 12 13, एस 19 होता है, क्यू 17 होता है। देखेंगे आप 2 कमी हो गई, टी 20 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, यहाँ पे 3 बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 11 होता है, एल 12 होता है, 1 बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे एच 8 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 7 होना चाहिए, और 7 क्या होता है, जी होता है, जो जी से शुरू होगा वही हमारे पास का आंसर होगा, और जी के बाद एक ही शुरू हो रहा है, जो हमारे पास का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 40 से 45 संबंधित है, 68 से 77, तो 104 किससे संबंधित होगा। देखिए 40 से 45 कैसे हो रहा है, आप देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40 हो गया ना। उसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे ये 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49 और माइनस 4 कितना हो गया, 45। सेम उसी प्रकार से आप देखेंगे 68 कितना होता है, 8 का स्क्वायर हुआ, ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 4 होगा। तो उसी प्रकार से हम करेंगे यहाँ पे, ये कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना, 100 प्लस 4 कितना, 104 हो गया ना। अब 11 का स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 माइनस 4 करेंगे कितना होगा, 117 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। राहुल राज का भाई है, ठीक है। देखिए राहुल जो है ना, राहुल वो किसका भाई है, तो राज का भाई है, ठीक है। और राधा रमन की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। राज जो है ना राधा का पुत्र है, राज जो है वो राधा का पुत्र है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि राहुल और राज जो भाई भाई है, इसका मतलब दोनों की माँ कौन हो गई,
राधा का पुत्र है। अब राधा लड़की है लड़का है क्लियर नहीं है, लेकिन नाम से स्पष्ट हो गया ये लड़की महिला होगी। तो यानी कि राधा की जो पुत्र हो गए वो राहुल हो गया, राजा हो गए, राज हो गए। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? और राधा जो है ना दोस्तों रमन की बहन है। ये रमन की दोस्तों क्या है? तो बहन यानी कि माँ है। यानी कि मतलब राहुल का मामा कौन हो गया? रमन। राज का मामा कौन हो गए? रमन। ये माँ हो गई। तो कह रहा है कि राहुल कौन है? राधा का। तो दोस्तों राहुल कौन? राधा का पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बेटा यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संकीर्थ का एक भाई सेलन है। देखिए संकीर्थ है ना उसका एक भाई कौन सा है? सेलन है। सेलन है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि संकीर्ण जो है ना चंदन का पुत्र है, और संकीर्ण जो है वो क्या है? चंदन का पुत्र है। जब संकीर्ण चंदन का पुत्र है तो सेलन भी क्या होगा? चंदन का पुत्र होगा, क्योंकि दोनों भाई भाई है। यहाँ तक क्लियर है। आसाराम दोस्तों क्या है ना चंदन के पिता है, और आसाराम क्या है? चंदन के पिता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो सेलन का और संकीर्ण का पापा कौन हो गए? चंदन हो गए। और चंदन के कौन हो गए यहाँ पे? तो ये कौन से हो गए यहाँ पे? तो आपके पास तो पिता हो जाएंगे यानी कि दादा हो जाएंगे। तो संबंधों के मामले में चंदन का सेलन से कौन संबंध है? चंदन कौन है? किसका? सेलन का। दोस्तों चंदन सेलन का कौन हो गया यहाँ पे? तो पिताजी हो गए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। धरुण का भाई आनंद है, ठीक है। एक धरुण है उसका भाई कौन है? आनंद है, ठीक है। धरुण कुमार का पुत्र है। धरुण जो है ना वो कुमार का पुत्र है, यानी दोनों का कुमार का पुत्र, यानी कि दोनों क्या हो गए यहाँ पे? तो भाई भाई हो गया, ये पापा हो गए। कृष्णन कुमार के पिता है, और कृष्णन दोस्तों क्या है यहाँ पे? कृष्णन जो है ना वो कुमार के पिता है, यानी इन दोनों का दादा कौन हो गए? कृष्णन हो गए। तो आनंद जो है ना आनंद कृष्णन से किस प्रकार संबंधित है? तो कृष्ण का आनंद कौन हो गया दोस्तों यहाँ पे? तो पोता हो गया, पोता हो गया। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे आंसर दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं। 3, 6, 8, 16, 18, 36 कैसे दे रखा है आप लोग देखेंगे दोस्तों। तो ये यहाँ देखिए 3 दूनी 6 प्लस 2, 8 दूनी 16 प्लस 2, 18 दूनी 36 प्लस 2, 36 2 38 होगा। ऑप्शन नंबर 2 में इस प्रश्न का आंसर छिपा हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। 5, 16, 29, 46, 65, 88 आगे क्या होगा? तो दोस्तों आपको बतलाना है। आप देखेंगे +11 करेंगे, +13 करेंगे, +17 करेंगे, +19 करेंगे, +21 करेंगे। 19 के बाद क्या होता है? यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है उसके बाद तो क्या होगा? संख्या 29 आएगा। तो एक जो 88 में 29 होंगे 9 17 7 यहाँ पे है 8 2 10 11 117 क्या होगा? प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। जहाँ पे कह रहा है कि इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा? एल कितना होता है? 12, ये 4 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, 18 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। आगे क्या आएगा? तो दोस्तों आप लोग देखेंगे ना, क्या देखेंगे आप लोग? तो देखिए 12 और 3 15, 3 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे डी कितना होता है? 4 होता है ना। डी कितना होता है? 4, तो 4 एक कितना होता है यहाँ पे? 5, एक एक छोड़ देखिए 5 हुआ, ठीक है। 15 3 18 हुआ, तो 5 1 6 हुआ, तो 18 3 कितना होगा? 21 होगा। 21 क्या होता है? यू होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निम्न से विषम को ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि देखिए विषम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ही बतलाना है। तो दोस्तों आप देखेंगे ना सभी आकृति में क्या है? ये दोनों दोनों क्या है? खुला हुआ ओपन है। यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, लेकिन उस इसको देखेंगे आप क्लोज है। इसलिए क्या होगा? आंसर सी होगा। ऑप्शन सी कहाँ पे दे रखा? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ऑप्शन बी क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आकृति देखिए, उसमें आकृति में जो है ना ये वाली जो ट्रायंगल है, सॉरी जो सर्किल है, वृत्त है, ये यहाँ पे क्या हो रही है? तो बाहर में आ जा रही है। सेम उसी प्रकार से क्या होगा? जो ये वाली आकृति दे रखी है हमारे पास ट्रिंगल का, वो क्या होगा? सबसे पहले बाहर में होगा। ट्रिंगल इसमें बाहर में है क्या? नहीं। इसमें है क्या? हाँ। इसमें है क्या? नहीं। इस प्रकार जो बी और सी हमारे प्रश्न का आंसर हो सकता है। आप देखेंगे दोस्तों जो हमारे पास बीच वाला था ना वो ऊपर चला गया है, तो जो बीच वाला है वो ऊपर जाएगा, यानी कि सर्किल ऊपर जाएगा। तो सर्किल ऊपर कहाँ पे जा रहा है? तो सर्किल ऊपर यहाँ पे जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी किसमें दे रखा है? ऑप्शन बी ही क्या होगा? हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही आकृति की चुनिए। तो ये जो आकृति देखिए इसमें कौन सी आकृति फिट बैठेगी? दोस्तों इधर से देखिए उसका मुंह कैसे बनेगा? इधर से बनेगा। ये बनेगा कभी क्या? नहीं। ये तीनों हो सकता है। आगे हम बढ़े दोस्तों। आप देखेंगे जो ये जो लकड़ी जो है ना यहाँ तक मतलब कि धसा हुआ अंदर तक है, तो ये भी अंदर तक होगा। इसमें है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। ये दोनों हो सकता है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी जो आकृति बन रही है इस प्रकार बन रही है, 2 यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे 2 बन रही है क्या? नहीं बन रही है। तो यही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा। पेपर कटिंग कह रहा है कि कौन सी छवि सही छवि का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें जो आकृति बनेगी कौन सी आकृति बनेगी? ये क्या होता है? इसका उल्टा ऐसे होता है ना।
ये जो यानी कि स्टार जो है ना, स्टार स्टार ये क्या होगा, इसका ऐसा होगा, ये क्या होगा, इसका उल्टा ऐसे हो जाएगा। यानी कि जो आप जैसे देखेंगे ना, तो स्टार का जो होगा, स्टार का वो तीर हो जाएगा। और जो सर्किल है, ये वाला सर्किल, इसका क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये वाला है ना सर्किल, इसका ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पे। और इसका क्या होगा, तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। तो ब्लैंक ही ब्लैंक रहेगा, तो इस प्रकार से बनेगा। तो आप अब देखेंगे विपरीत फलक पे, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या एक तर्क के आधार पर दूसरी संख्या संबंधित है, तो आपको बतलाना है, ठीक है। तो दोस्तों आप देखेंगे, देखिए क्या होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है ना। तो 121 अब प्लस क्या करेंगे, 11 में से 1 कर देंगे, तो 121 प्लस 10 करेंगे, 131 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, 11 का स्क्वायर किए तो कितना हुआ, 121 हो गया। तो अब 11 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, कितना 10 बचेगा। 11 इसको जोड़ देंगे, कितना 131 हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से कौन से कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो आप देखेंगे तो जो कंडीशन हमारे पास है, ये वाला 29 वाला, यही आपके पास कंडीशन को फुलफिल करेगा। कैसे करेगा आपको बता देते हैं। जैसे देखिए 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर हुआ और कितना 841 हुआ ना, 29 का स्क्वायर 841 हुआ, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम लोग 29 में से 1 करेंगे, कितना 28 होगा, इसको आप जोड़ दीजिए, 8 1 9, 4 2 6, 869 हो जाएगा ना। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर सी था वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपका ये क्यू का अर्थ प्लस है, जे का अर्थ क्यू है, तो इसमें आप देखेंगे कि के का अर्थ क्या दे रखा है, भागा दे रखा है, तो के भागा 2 कर देंगे। क्यू का अर्थ क्या दे रखा है, तो प्लस दे रखा है, प्लस कर देंगे। तो आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा। 15 1365 दे रखा है, 27 है, इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो देखिए 15 1365, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जहाँ पे ए है ना, एक वाला, यहाँ पे देखेंगे आप एक है ना। ये जो 5 है ना, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना बचा, 25 1 कितना 36 हो गया ना। ये जो 36 आपको दिख रहा है, ये बीच वाला यही है। सेम उसी प्रकार से हम करेंगे, यहाँ पे 4 है ना, तो इधर कौन सी संख्या देखेंगे, तो देखेंगे दोस्तों, आपको देखेंगे यहाँ पे 4 1 2 3 है। देखिए 4 1 मतलब कि 4 1 2 3 रख आप रखेंगे अगर, ये होगा क्या, 4 1 2 4 4, ये नहीं होगा पाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, एकदम हम 4 4 4 4 9 3 रखते हैं, तब देखिए हो पाता है क्या, देखेंगे तो 4 4 कितना हो गया, 4 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखेंगे आप 3 3 3 का स्क्वायर हो गया, तो 4 4 16, 3 3 9, 16 9 25 होता है ना, 4 3 7, सॉरी। तो एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे 4 हुआ ना, 4 प्लस 3 करेंगे, एक 4 यहाँ से लेंगे, 3 यहाँ से लेंगे, 4 3 7 हुआ, 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 7 होता है 49 हो जाएगा, जो बीच में दे रखा है ना 49, यही क्या होगा, आपका आंसर ही हो जाएगा। बेड को ऐसे लिख सकते हैं, तो डीआईजी को क्या लिखा जाएगा, तो बेड को लिखते हैं क्या हम लोग, 42,556। तो डी आई जी को हम लोग क्या लिखेंगे, आपको ही बतलाना है। देखिए बी दोस्तों क्या होता है, बी बू का मतलब 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना यहाँ पे हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा ना। अब ई कितना होता है, 5 5 का स्क्वायर कितना 25, डी कितना होता है 4 4 का स्क्वायर कितना 16, उसी प्रकार डी कितना होता है 4 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 होगा। 16 कहाँ पे दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है। आई कितना 9 9 9 9 होता है, 9 में कितना 81, 16 81 कहाँ पे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे एक असंगत को चुनना है, तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, जंगली बिल्ली हो गया और लोमड़ी हो गया। तो असंगत यहाँ पे कौन सा दोस्तों हो जाएगा आपके पास, तो लोमड़ी जो है ना यहाँ पे असंगत हो जाएगा, जबकि तेंदुआ जो बाघ और जंगली बिल्ली क्या है ना, ये बिल्ली की प्रजाति है, जबकि लोमड़ी जो होती है ये क्या होती है, जंगली कुत्ते की प्रजाति होती है। ये सभी क्या होते हैं, बिल्ली की प्रजाति होती है। अगला कि शेष मतलब कि उस संख्या पर जो शेष से भिन्न है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 42 में देखिए इसमें देखेंगे ना आप, तो ये 42 जो है ना आपके पास भाज्य संख्या है, यानी कि इसका भाग लग सकता है, जबकि अंश सभी जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या है, इसलिए 42 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कांच पारदर्शी है, तो लकड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कांच क्या होता है, पारदर्शी होती है, तो लकड़ी दोस्तों क्या होगा, अपारदर्शी यहाँ पे हो जाएगा। आपके पास हिंदी का सवाल आपके आ चुके हैं, कह रहे हैं कि कुसुम का विशेषण क्या होता है, तो कुसुम का विशेषण क्या होगा, कुसुमती हो जाएगा, ठीक है। कंचन एक कृषांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, तो कृषांगनी युक्ति युवती है, तो इसमें वाक्य में कौन सा है, तो इस शब्द चिन्ह संबंधी यहाँ पे अशुद्धि दे रखी है। देखिए जो कृषांगनी होती है ना, कृषांगनी मतलब ही होता है कि यंग युवती, उसके साथ युवती जो लगाया है ना, यही सुपर प्लस है, इसलिए इसका युवती का प्रयोग हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे।
तब हम जाके हमारा सही हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो किसमें सही विलोम युग्म जो है यहाँ पे नहीं दे रखे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना सुगम संगम, ये क्या होते हैं, विलोम नहीं है, बाकी अंश सभी क्या यहाँ पे विलोम दे रखे हैं। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एक ऐसी स्त्री जो छिप करके अपने प्रिय से मिलने जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारिका कहते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो वृक्ष, द्रुम और विटप ये सभी क्या है, परस्पर आपके पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अस्तोमा सदगमय डैश मां ज्योतिर्गमय रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे तो अस्तोमा सदगमय और तमसोमा क्या होगा, ज्योतिर्गमय यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से चार विकल्प में से लोकोक्ति का अर्थ बतलाना है आपको। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करे, इसका अर्थ क्या होता है कि झूठा ढोंग रचना। ये आपके पास एक गद्यांश है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, उसका सही जवाब दे देंगे। तो 68 का आपके पास जो जवाब अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा, और 69 का दोस्तों क्या होगा, मृत्युंजय, यानी कि आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ये किसका मानना है, तो मृत्युंजय का यहाँ पे मानना है। व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, यानी व्याधि में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा और सुयोग में कौन सा हो जाएगा। व्याधि में बी उपसर्ग हो जाएगा और सुयोग में क्या होगा, सु उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बुल हेडेड मतलब दोस्तों क्या होता है, बुल हेडेड मतलब होता है मजबूत, क्या होता है, मजबूत होता है बुल हेडेड मतलब, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम से हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा, हेड स्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न आपके पास है कि फला बेरेस्टेड, ठीक है, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, तो भौचक्का रह जाना, यानी कि हैरत में होता है ना, हैरतन जार हो जाता है, उसे बोलते हैं भौचक्का होना ना। तो ये क्या होगा, एस्टोनिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या एंटोनिस्ट होता है किसका, क्लेनडेस्टाइन का। क्लेनडेस्टाइन मतलब क्या होता है, गुप्त होता है या अवैध होता है, तो गुप्त अवैध होता है, तो उसका क्या होगा, जो रिवील कर देता है कोई चीजों को, दोस्तों क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, यानी कि ईमानदार हो जाएगा यहाँ पे। श्योक मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है कि शिष्ट, क्या होता है, शिष्ट होता है इसका मतलब। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास, तो ड्यूड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गुस्सेल। ए रैबिट ड्विलिंग, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि ब्यूरो, ठीक है। आपके पास बैंक ऑफ द बक, इसका जो आपके पास एडियम्स है इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा मोर वैल्यू फॉर मनी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो टू बी ऑल्डर देन 60 हो जाएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, इसमें कौन सा गलत दे रखा है दोस्तों, या ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हैव का मतलब क्या होगा, ईच ऑफ के बाद क्या होता है, हैज का इस्तेमाल होता है। ये कंप्रीहेंशन है, आपसे पढ़ लेंगे और आपके पास सवाल है, इसके जवाब दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों 79 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, और 80 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कंप्यूटर सवाल है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में इनमें से कौन से कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं। पहला कथन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है, और दूसरा कथन आपके पास है कि कंप्यूटर हार्डवेयर उन प्रोग्राम का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों कौन से आपका कथन सही है, तो कथन नंबर ए और दो जो है यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा होता है, तो कंप्यूटर सीपीयू का जो हिस्सा होता है दोस्तों वो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा। और सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होती है, तो दोस्तों वो किसमें होती है, अंकीय तर्क यानी कि एएलयू में होती है, ठीक है। किस कंप्यूटर की पीढ़ी ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया है दोस्तों, तो वो कौन सा होगा, चतुर्थ। डिवाइस में से कौन सी नहीं है, तो कौन सी डिवाइस इसमें नहीं हो जाएगी, तो एमआईसीआर जो है ना वो डिवाइस नहीं है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में से किस में भी सांकेतिक होती है, तो दोस्तों वो क्या हो जाती है, तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में क्या होती है, सांकेतिक यहाँ पे हो जाती है। ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से टेस्ट नाम से जानते हैं हम लोग, तो दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से ऑक्सिलरी मेमोरी को जाना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे इसे बोलते हैं डीमन के नाम से जानते हैं। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डेस्क के रूप में जानते हैं, तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानते हैं। वह डिवाइस जो प्रोग्राम या क्या कहलाता है, जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है, तो वो कौन सा होता है, मॉडेम होता है। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों का एक समूह का पालन करते हैं, इन निर्देशों के समानता क्या कहते हैं, इसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये मशीनी लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर कोडिंग में दो की घात का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, तो दोस्तों दो की घात का प्रयोग करते हैं हम लोग बाइनरी के लिए करते हैं। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो आपके पास ऑप्शन सी है, सॉरी, ओपन डिवाइस
इम्प्रेस जो है ना आपके पास वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो विंडो स्लिप ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि यदि आप MS पॉइंट पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन फाइल में 50 स्लाइड है और आप 10वीं स्लाइड में स्लाइड शो आरंभ करना चाहते हैं, तो आपको 10वीं स्लाइड का चयन करना होगा और चयनित स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए क्या दबाना होगा। तो दोस्तों क्या दबाना होगा, शिफ्ट प्लस F5 दबाना होगा। गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड खोली जा सकती है, तो दोस्तों वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N का इस्तेमाल करके इसे हम लोग खोल सकते हैं। ईमेल संदेश को संग्रहित करने के लिए के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए दोस्तों। तो इसमें गलत कथन जो है आपके पास ऑप्शन 2 है, यानी संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता, ये कथन गलत है। बाकी अन्य कथन जहाँ पे वो सही दे रखा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि देश एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है, या छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता एक साथ एक गृह संजाल होम नेटवर्क से लेकर के एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल एंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है दोस्तों। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो लेन के नाम से लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वो करते हैं हम लोग मोडेम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को यहीं पर कवर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। हमारा प्रैक्टिस सेट आपको जो हम मेहनत करते हैं इतनी वीडियो लंबी बनाते हैं, तो ये आपको हमारी मेहनत कैसी लगती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी पॉजिटिव बातें आपको लगती है या कुछ भी नेगेटिव इस वीडियो में है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने सर यहाँ पे गलतियाँ की है और यहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं, तो हम उसको ज़रूर सुधार करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।